हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के पुस्टोडोज एंड टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हमारा आप टॉपिक देख रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है ई रूपी एंड आपका साथ ही साथ यूपीआई पेमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक तरीके की आप लोग देख रहे हैं कि हमारे मोदी साहब, या कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, आर्टिकल 75 के थ्रू जिन्हें प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का जो हेड होता है प्यारे बच्चे, उसी ने एक मुहिम चलाई थी जिसे बोलते हैं डिजिटल इंडिया। अब बनेगा भारत एक नए युग का, या कह सकते हो भारत बनेगा डिजिटल फॉर्मेशन में। तो मोदी साहब ने क्या किया, कैशलेस इंडिया करने की पूरी योजना बना ली थी। उन्होंने कहा कि कागज़ के नोट आज के टाइम में पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, इतना ज़्यादा कि इंसान के जेब भरे ना रहे। बस इंडिया एक तरीके से वर्चुअल पेमेंट करे और वर्चुअल पेमेंट के थ्रू ही अपना देश विकास करेगा। यानी पैसे अब हाथ में नहीं, मोबाइल के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हवा में उड़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन नज़र भी नहीं आएंगे। बस एक वर्चुअल पेमेंट होगी, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास पैसा पहुंच जाएगा, अकाउंट में क्रेडिट, उसके अकाउंट से डेबिट। बस इसी चीज़ के बारे में एक डिजिटल इंडिया लेकर आया था, एक न्यू एप्लीकेशन जिसे यूपीआई पेमेंट बोलते हैं। लेकिन उसी के साथ एक नई स्कीम चली है जिसे बोलते हैं बच्चे ई रूपीज़। ई रूपीज़ के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन ये अभी तक इंडिया में इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। आखिर इंडिया ने ई रूपीज़, यूपीआई पेमेंट और बहुत सारे कह सकते हो गूगल पे, आपका कई सारी जो पेमेंट एप्लीकेशंस निकाली है, आखिर इसका रीज़न क्या था निकालने का? इसका रीज़न था भारत में सबसे ज़्यादा करप्शन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए भारत ने डिजिटल इंडिया जैसी चीज़ों को शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने डीमोनेटाइजेशन भी किया था 8 नवंबर 2016 को, आपको ये भी पता होगा प्यारे बच्चे। लेकिन यहीं पर आज हम लोग इस कंसेप्ट को समझेंगे कि ई रूपीज़ और यूपीआई था क्या, और भारत ने इन दोनों के ज़रिए, या हमारे देश की सरकार ने इन दोनों पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए भारत में किस तरीके से करप्शन पॉइंट को ख़त्म करने की कोशिश की। एक्चुअल में क्या था कि जो ई रूपीज़ है और यूपीआई है, इसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म कभी कभार आपसे पूछे तो क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोला जाता है। और एक तरफ लिखा है प्यारे बच्चे ई रूपीज़। ई रूपीज़ का मतलब कुछ इस तरीके से डिनोट भी करते हैं इसे। तो याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए ई रूपीज़ जो है सर भारत में कब लागू हुआ था, तो आप प्यारे बच्चे आंसर देंगे 2 अगस्त 2021 को भारत में आया। लेकिन अगर उसी तरफ से आपसे पूछा जाए यूपीआई भारत में कब एंट्री मारता है, तो प्यारे बच्चे आप आंसर देंगे 11 अप्रैल 2016। यानी कि यूपीआई जो है इसका पुराना बाप कह सकते हो, कि यूपीआई इसका बाप निकला। सीधी सी बात है, यूपीआई आया था 11 अप्रैल 2016 को और ई रूपीज़ आया था 2 अगस्त 2021 को। लेकिन ये दोनों के दोनों किसके अंडर में आते हैं सर? एनपीसीआई के अंडर में आते हैं। यानी एनपीसीआई इनका भी सबसे बड़ा बाप है। यानी कि एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ एनपीसीआई जो है वो छतरी है और ये दोनों इसी के अंडर में आते हैं। ठीक है जी। तो उस कंडीशन में एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत ने ये जो स्कीम बनाई थी, इन्होंने बोला था कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन आएंगे? ई रूपीज़ भी आएंगे और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी आएगा। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, भारत ने जब एनपीआई पेमेंट का एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया, तो ऐसा बताते थे कि ये दोनों के दोनों एप्लीकेशंस जो हैं ये किसके ऊपर काम करती हैं प्यारे बच्चे? हमारे सामने क्यूआर कोड लिखा हुआ है। आप लोगों के साथ पता ही होगा, आज हमारे भारत में हर एक किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। कोई भी ऐसा नहीं है, गरीब से गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन से लेकर एक अबव पॉवर्टी लाइन तक के इंसान के पास एक हाथ में स्मार्टफोन चलता है। भले इंसान के पास घर की कमी हो, छोटा घर हो, लेकिन उसके पास स्मार्टफोन पक्का होगा। सरकार ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि आज सबसे पहली बात ये देखो, भारत में हर किसी के पास क्या स्मार्टफोन है। बच्चे से लेके बड़े से बड़े तक सबके हाथ में स्मार्टफोन है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसी से हम लोग पूरे भारत को कैशलेस बनाएंगे। कैशलेस बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि भारत के अंदर क्या करेंगे, हम एक तरीके का पेमेंट क्यूआर कोड लॉन्च करेंगे जिसे बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर? तो क्विक रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। ठीक है जी। जैसे आप स्कैन करते हो, फटाक से आपका स्कैन करने के बाद एकदम से उसका नाम, उस पेमेंट या जिसको आप जो पेयर है उसको एक तरीके से, जो आप जिसको पेमेंट कर रहे हो उसका नाम, डिटेल, सारी चीज़ें, अकाउंट डिटेल, सारी चीज़ें दे देता है। क्यूआर कोड इसका क्विक रिस्पॉन्स होता है। लेकिन कुछ ऐसे फ़ोन से अभी भी जो कह सकते हो सर डिजिटल फ़ोन्स नहीं है, अभी भी एक लोग क्या करते हैं, सैमसंग गुरु, नोकिया
और कह सकते हो सर जो ज़्यादा बैटरी बैकअप देने वाले फ़ोन्स हैं वो भी आज एक तरीके से ज़्यादातर लोग लेकर घूमते हैं। जैसे डिफेंस के लोग ज़्यादातर ये वाला फ़ोन लेकर घूमते हैं क्योंकि उनको पता है एक तो उन्हें स्मार्टफोन अलाउड नहीं होता टेक्निकल एरिया के अंदर, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डिफेंस वाले जो होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर आपके सिंपल फ़ोन लेकर चलते हैं। उनका रीज़न भी यही होता है ताकि कभी कभार कॉन्टैक्ट वगैरह करना हो तो हम अपने इस फ़ोन से कर सकें। ये वाला फ़ोन इसलिए अलाउ नहीं होता प्यारे बच्चे, कैमरा वगैरह होता है और कैमरा वगैरह का तो आपको पता ही है कि टेक्निकल एरिया के अंदर कितना ज़्यादा क्या है सर प्यारे बच्चे, सिक्योरिटी बहुत है। तो वहाँ पे आप वैसे भी ना तो फ़ोटो अलाउड है, ना तो आप किसी की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, आप ना कि अपनी फ़ोटो खींच सकते हो। तो वहाँ पर एक तरीके से सब बहुत ज़्यादा क्या है प्यारे बच्चे, प्राइवेसी बहुत है। तो इसीलिए वहाँ पर ये वाले फ़ोन अलाउड करते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करेंगे। तो ऐसे बताते थे कि सरकार ना इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ऐसा बताते सरकार जो क्या करती थी, सरकार जैसे मान के चलो किसी को कंबल बंटवाने हैं, सरकार ने एक मुहिम चला दी कि जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उन सभी को कंबल बांट देना। सरकार ने तो पैसा दे दिया इस चीज़ का, राज्य सरकार तक पैसा पहुंच गया। सपोज करो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट के पास क्या हो गया, मेन हमारी क्या होगी, इंडिया होगी। अब इसको समझाता हूँ प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। ये मान के चलो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया यूपी गवर्नमेंट को, और यूपी गवर्नमेंट को एक बात बोली कि जितना भी पैसा आपको दिया जा रहा है ये सारा पैसा जितने भी बंदे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं या बीपीएल लेवल के, जितने बीपीएल छोड़ो, जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी हमारे देश में फार्मर्स हैं या यूपी के अंदर जितने भी फार्मर हैं, उन सभी को पैसा प्रोवाइड करो, उन सभी को पैसा दो ताकि वो अच्छी फसलों का यूज़ कर सके, HYV सीड्स लगा सके और उससे देश का प्रोडक्शन बढ़ा सके। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट को पैसा दे दिया और यूपी गवर्नमेंट को कहा कि ये पैसा जाके उन सभी गरीब किसानों को दे दो जिनके पास पैसों की कमी है और वो प्रोडक्शन करने में असमर्थ हैं। तो यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, मान के चलो कुछ गवर्नमेंट कैसी होती है, वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना ही पैसा रिक्वायरमेंट करेंगी, कुछ पैसा क्या कर लेंगी, अपने पास रख लेंगी। काला धन, ब्लैक मनी, करप्शन बन गया वहीं से, काला धन अपने पास रख लेंगी और रिक्वायरमेंट ऑफ पैसा क्या करती हैं, कुछ किसानों में बांट देंगी और डाटा में दिखा देंगी कि हमने सारा पैसा किसानों में बांट दिया। ये करप्शन ही तो है। अब किसानों को बोला गया था, यानी कि सरकार ने बोला था सबको 1500 रुपये देना। सरकार क्या करती है, उसमें से 1500 रुपये तो रिकॉर्ड में दिखाएगी, देगी 1000 रुपये, 500 रुपये अपने खाते में, 500 रुपये अपने खाते में, 500 रुपये अपने खाते में, 1000 दे दिया। अब यहाँ पर क्या होता था, घपलेबाजी बहुत होती थी। घपलेबाजी को रोकने के लिए सरकार ने कहा कि एक पेमेंट, एक एप्लीकेशन बनाओ जिसका नाम होगा ई-रुपीज़। ये ई-रुपीज़ जब एप्लीकेशन बनाई गई तो इसमें बोला गया कि अब घपलेबाजी को रोकने के लिए क्या करेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होता था। सरकार ये मान के चलो जब पेमेंट किसी को देती थी डायरेक्टली, क्योंकि पेमेंट तो इनडायरेक्ट पहुंचेगा, सरकार कभी नरेंद्र मोदी डायरेक्ट किसी किसान को थोड़ी ना जाके पैसा देंगे, वो तो कहेंगे जी पैसा बांट दिया जाए, सरकार को बोल देगी, सरकार पैसा फंड रेस करेगी और फंड जाके क्या होगा, वहाँ की सरकार जाके आधे को देगी, आधे से आगे को जाएगा, आगे से आगे को जाएगा, तब तक बाधे ज़्यादा जितने बंदों के हाथों में पहुँचेगा पैसा, उतना बंदा पैसा अपना शेयर मार लेता था और लास्ट में किसान के हाथ में कट कुटा के 1500 रुपये की बजाय 700 रुपये, 500 रुपये ऐसे पहुँच रहे होते थे। सरकार के रिकॉर्ड में दिखा देते जी 1500 रुपये भेज दिए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता था किसानों को, प्रोडक्शन फिर कम हो जाती थी, सरकार का पैसा भी गायब हो रहा है और प्रोडक्शन लेवल भी गिर रहा है, कुछ नहीं बन रहा। तो सरकार ने एक मुहिम चलाई जिसको बोलते हैं ई-रुपीज़। ई-रुपीज़ के ज़रिए उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की, ई-रुपीज़ में क्या करते थे, ई-रुपीज़ के ज़रिए NPCI जो होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये QR कोड बनाएगा। क्या बनाएगा प्यारे बच्चे, QR कोड बनाएगा ऐसा करके। ये एक ऐसा QR कोड बनाता था और उस QR कोड के अंदर पता है क्या बातें लिखता था, उस QR कोड में बातें लिखी जाती थी। एक QR कोड ऐसा बना देगा और QR कोड के अंदर बातें पता है क्या लिखी जाती थी, ये NPC पेमेंट के लिए ये कहता था फार्मर्स, जितने भी हमारे फार्मर रिटेलर्स हैं और जितने भी लोग HYV सीड्स बेचते हैं, कुछ ऐसा कोड बनाओ जिसमें सारे के सारे फार्मर्स के लिए एक HYV सीड का क्या बनाओ, 1000 रुपये का या 1500 रुपये का क्या बनाओ, QR कोड तैयार करो। तो NPCI जो होती थी 1500 रुपये का QR कोड तैयार करती थी और वो QR कोड होता था सिर्फ HYV सीड्स के लिए, और वो QR कोड डायरेक्टली क्या करती थी NPCI, जितने भी फार्मर्स होते थे उन सभी के मोबाइल में भेज देती थी।
उन सभी के मोबाइल में QR कोड आ जाता था NPCI की तरफ से कि अब ये जो होगा, अब जैसे मैं हूँ किसान हूँ तो मेरे हाथ में जैसे मेरा मोबाइल होगा, मेरे मोबाइल में NPCI की तरफ से एक नोटिफिकेशन के साथ क्या लिखा आएगा, QR कोड, और उसमें लिखा होगा कि ये विद अ 1500 QR कोड फॉर द HYV सीड्स, ऐसा लिखा होगा। अब मेरे दिमाग में आता था कि मेरे पास 1500 रुपये का QR कोड है। अब मैं क्या करूँगा, ये QR कोड ले जाकर सीधा सा क्या करूँगा, इस QR कोड को लेकर जाकर किसी HYV सीड्स या जो फार्मर जो एक तरीके से इन चीज़ों की डील करता है, HYV सीड्स वगैरह की डील करता है, उसको जाके ऐसे QR कोड दिखा दूंगा। वो क्या करेगा, स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद 1500 रुपये उसके अकाउंट में जाएंगे और 1500 रुपये के सीड्स मुझे दे देगा वो। और इससे क्या होगा, बीच में कोई भी पेमेंट एक तरीके से क्लैश नहीं होगी। जो एक तरीके से किसी किसान के पास 1500 रुपये पहुँचने के बजाय 700 रुपये पहुँचते थे, अब वो डायरेक्टली 1500 रुपये का QR कोड दिखा के पूरे के पूरे 1500 रुपये का बीज ले लेता था। इससे सरकार को पूरा का पूरा नुकसान भी नहीं होता था और एक तरीके से करप्शन चार्ज भी खत्म हो जाते। लेकिन इस QR कोड का एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है, मान के चलो किसी के किसान के दिमाग में लालच आ गया, उसने कहा यार 1500 रुपये जो मेरे को मिले हैं सरकार से, क्या करूं, एक काम करता हूं ना, 500 रुपये के बीज ले लेता हूं, 1000 रुपये पौवा मारूंगा 1000 रुपये का, बढ़िया खींच के दारू पीऊँगा। तो किसान क्या करता था, 500 रुपये जाके देगा, तो पहले उसने प्लान बनाया कि यार एक काम करता हूँ, पौवा ले लेता हूँ 1000 रुपये का। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली जाएगा QR कोड लेके और ले लेगा दारू लेने के बाद क्या देगा जी, 1000 रुपये काट ले इसमें से, 500 रुपये फिर भी बचेंगे, 1000 रुपये काटे इसमें से। वो जैसी QR कोड स्कैन करेगा उस पर लिखाएगा नॉट वैलिड। नॉट वैलिड क्यों लिखाएगा, क्योंकि वो QR कोड बनाया ही किसके लिए गया है, सिर्फ और सिर्फ HYV सीड्स के लिए, और ये HYV सीड्स किसी और की चीज़ के लिए रिटेलर में काम ही नहीं करेगा। आप सोचो जी, हम लोग अदर शॉपिंग्स कर लें इस 500-1500 रुपये के हिसाब से, तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये QR कोड सिर्फ और सिर्फ NPCI किसके लिए बना रही है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रही है, और इसके ज़रिए आप कोई भी घपलेबाजी इसके अंदर नहीं कर सकते। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट QR कोड विच इज़ मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट NPCI, और इससे आज तक करप्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। इसी वजह को ध्यान में रखते हुए सरकार ने UPI और e-रुपी जैसे सिस्टम को बचे सही शुरू किया है, और इससे करप्शन को काफ़ी ज़्यादा कम करने की कोशिश की, ताकि भारत अगर सही सी बात है, भारत अगर मान के चलो डिजिटल बनेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी चीज़ को लेकर भारत ने ज़्यादातर क्या किया, एंटी करप्शन को कम करने के लिए ही ऐसी पेमेंट लॉन्च को ज़्यादातर कोशिश करने की, बढ़ाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर एक बढ़िया से एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप आराम कीजिए। धन्यवाद जी बच्चे।